हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी रूम में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं येट अनदर चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके। बहुत अच्छा चैप्टर है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। और आप तो जानते ही होंगे कि वो एक साइंटिस्ट थे और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और जानी मानी पर्सनालिटी हैं, जाने माने व्यक्ति हैं। इनके जीवन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और let's get into the video। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कहानी को पढ़ने से पहले हमें कहानी की विषय वस्तु जान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों। कहानी का विषय ये है कि जो महान प्रतिभा और दूरदर्शी एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन और उपलब्धियों के इस संक्षिप्त स्केच से पता चलता है कि प्रारंभिक वर्षों के दौरान महापुरुषों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। लेखक आइंस्टाइन के व्यक्तित्व के दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक वैज्ञानिक और एक इंसान के रूप में। तो वो हर एक इंसान का ना दो पर्सनालिटी होती है, दो व्यक्तित्व होते हैं किसी भी व्यक्ति के। एक उनका होता है पर्सनल, एक होता है प्रोफेशनल। लिख दे रही हूं मैं। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का अर्थ होता है जो हम कार्य करते हैं, जैसे कि जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है। जैसे कि मैं सपोज कीजिए टीचर हूँ, तो ये मेरा पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल फील्ड है। मतलब ये मेरा कार्य करने से रिलेटेड फील्ड है। तो इसी तरीके से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक इंसान भी तो थे ना। तो उनके निजी जीवन के बारे में भी हम जानेंगे और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कौन सी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हासिल करी, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है बच्चों, उनका जन्म हुआ था 14 मार्च में 1879 में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में स्थित एक शहर में हुआ था जिसका नाम था उल्म। क्या नाम था? उल्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना। विदाउट एनी इंडिकेशन, तो इस बात का कोई भी इंडिकेशन नहीं था या फिर संकेत नहीं था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बाद में जाके इतने बड़े महापुरुष बन जाएंगे, दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। महानता के लिए उनका जन्म हुआ है, वो इतने महान बन जाएंगे। उनकी जो किस्मत है, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। किस चीज के लिए बनी है? ग्रेटनेस, किसी महान कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑन द अदर हैंड, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी माँ को लगता था, एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ को लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फ्रीक है। मतलब फ्रीक वो होता है जो थोड़ा अनूठा होता है, जो आम लोगों से हटकर जिसका व्यवहार होता है उसका हम अनूठा या फिर फ्रीक बोलते हैं इंग्लिश में। टू हर, उनके लिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ के लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनका जो सर था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, तो वो उनको बहुत ज्यादा बोलती थी कि वो शायद बहुत ज्यादा अजीब है। ठीक है। तो एक और एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ को क्या लगता था कि वो बहुत ज्यादा अनूठे हैं, एक तरीके के फ्रीक हैं। लेकिन आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन की किस्मत में बहुत कुछ होना बाकी था। एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन still wasn't talking. When he finally did, he learned to speak. He uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. तो अब देखिए, एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। वो तब भी बात नहीं कर पाते थे, वो कुछ भी कह सुन नहीं पाते थे। ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, लेकिन उन्होंने सीख लिया। स्पीक मतलब बोलना, उन्होंने सीख लिया। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। अटर करने का मतलब होता है कहना। तो वो हर चीज को कितनी बार बोलते थे? ट्वाइस। मतलब 2 बार बोलते थे किसी भी चीज को, एक बार नहीं 2 बार बोलते थे।
आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। उनको नहीं पता था कि दूसरे बच्चों से कैसे बात करते हैं। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो दोस्त थे, जो उनके साथी थे, ही दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो वो उनको ना बोरिंग बोलते थे कि ये तो बहुत बोरिंग इंसान है, बहुत ज्यादा उबाऊ इंसान है, ये जो हमारा ये जो भाई है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। बोरिंग का मतलब क्या होता है? उबाऊ। ठीक है। तो बिकॉज उनको आता ही नहीं था किसी से भी बात करना, सोशलाइज करना नहीं आता था, दोस्तों में उठना बैठना वो नहीं जान पाते थे, तो इसलिए उनको बोलते थे लोग कि अरे ये तो बहुत अजीब है। So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" So the youngster played by himself. तो ये जो छोटे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ही प्लेड, वो खेलते थे बाय हिमसेल्फ, अपने ही साथ खेलते थे। जैसे कुछ बच्चे नहीं होते खुद ही खेलते रहते हैं आपस में, कुछ कुछ चीजें बना लेते हैं, जोड़ लेते हैं, अपने में ही लगे रहते, तो वो अपने में ही मस्त होके खेलते थे मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर। ही स्पेशली लव्ड, और उनको खास तौर से मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे, जो मशीनी तकनीकी जो टॉयज होते हैं, जो खिलौने तकनीकी होते हैं, जो वो जो होता है चाबी से घुमा देते हैं फिर वो चलने लगता है, इस तरीके के टॉयज उनको ज्यादा पसंद थे। मतलब उनको इस तरीके की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उनकी छोटी बहन माजा का जन्म हुआ, ही सेड टू हैव सेड, उन्होंने कहा ये तो ठीक है लेकिन इसके चक्के कहाँ है? तो वो बच्चे ने भी चक्का ढूंढ रहे हैं, मतलब उनको इतना प्यार था ऐसी चीजों से कि उन्होंने ऐसे बोला। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. तो जो उनके हेडमास्टर थे, हेडमास्टर कौन होते हैं बच्चों? प्रधानाचार्य जी थे स्कूल के। उन्होंने आइंस्टाइन के पिता को कहा दैट आइंस्टाइन चोज अ प्रोफेशन, जो आइंस्टाइन ने अपने कार्य चूज किया था वो वुडंट मैटर, उससे किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनके काम से किसी को भी फर्क नहीं मिलेगा पड़ेगा, और उनको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी किसी भी कार्य में। सक्सेस माने सफलता। तो ऐसा बोल देना भी किसी के लिए बहुत ज्यादा कभी कभी किसी के लिए बहुत ज्यादा गलत होता है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। तो उन्होंने ये उनको कहा, जबकि ऐसा हुआ क्या? नहीं, उसका उल्टा हुआ। आइंस्टाइन इतनी बड़ी सक्सेस बन गए और दुनिया देखती रह गई, है ना। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. तो आइंस्टाइन जो थे वो क्या करते थे? वो बिगेन लर्निंग, उन्होंने सीखना शुरू कर दिया वायलिन। ये जो बच्चे ने पकड़ रखा है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको वायलिन बोलते हैं, गिटार जैसा होता है, इसको ऐसे रख के ऐसे से करके बजाते हैं। एट द एज ऑफ 6, बिकॉज 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू करा क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। तो वो वायलिन बजाने वाले, मतलब नौसिखिए थे लेकिन वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। वायलिन बजाना वो बहुत अच्छे से सीख गए थे, मेंटेनिंग दिस स्किल, और उन्होंने इस स्किल को मेंटेन किया, मतलब बनाए रखा, मतलब वो वायलिन बजाना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा थ्रू आउट हिज लाइफ। उन्होंने अपने पूरे समय में, हर जगह हर समय अपने जीवन में उन्होंने इस स्किल को, ये जो उनके पास एक तरीके की कला थी, स्किल का मतलब क्या होता है? कला थी, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो वो हमेशा वायलिन वगैरह बजाते रहते थे। और वैसे भी दोस्तों, हमें ये बोला जाता है कि हमें कोई भी ना इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहिए। उससे क्या होता है? हमारे दिमाग की प्रोग्रेस होती है, हमारा दिमाग शार्प होता है, और उसमें बहुत ज्यादा हमें अलग अलग तरीकों से हमें बहुत फायदे होते हैं। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि आप लोगों को भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाना, चाहे आप कुछ भी बजाए, चाहे आप हारमोनियम बजा रहे हो, चाहे आप तबला बजा रहे हो, चाहे आप गिटार बजा रहे हो, जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि नई नई चीजें सीखते हैं तो हमारा दिमाग जो है एक्टिव रहता है। ठीक है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. तो कहने का तात्पर्य ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे बच्चे नहीं थे। ही
वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। म्यूनिच एक जगह है जर्मनी में, वो वहां पे स्कूल में जाते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फैमिली थी वो वहां चली गई थी जब वो 15 महीने के थे, मतलब 1.5 साल के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, और उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए, अच्छे अंकों से वो पास होते थे हर सब्जेक्ट में, हर विषय में अच्छे अंक लाके ही वो पास होते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेवकूफ थे बच्चे या उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, ऐसा नहीं। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. तो आइंस्टाइन को ना स्कूल की कुछ कुछ चीजें जो थी, जो संगठन होते हैं, रेजिमेंटेशन क्या होता है बेसिकली, जो स्कूल के कुछ कुछ संगठन होते हैं वो उनको पसंद नहीं थे, जो उनका तौर तरीका होता है एक तरीके से, वो उनको कुछ रास नहीं आता था, कुछ भाया नहीं उनको। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और हमेशा उनकी ना बहस हो जाती थी, मुठभेड़ हो जाती थी, किसके साथ, अपने अध्यापकों के साथ। क्लैश का मतलब क्या होता है, मुठभेड़ हो जाना। तो उनकी ना बनती नहीं थी, बिगड़ जाती थी अपने टीचर्स के साथ, अध्यापकों के साथ। तो जब वो 15 साल के थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना ज्यादा, ही फेल्ट सो स्टाइफल्ड, उनको इतना ज्यादा लगा कि कोई उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, दैट देयर ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, और वो कभी भी वापस स्कूल नहीं गए। उनको लगा कि अब मुझे स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो क्या हुआ, उसके 1 साल पहले ही, प्रीवियस मतलब पिछले साल में ही, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो माता पिता थे वो उनको किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। कहाँ पे, मिलान चले गए थे, ठीक है, मिलान नामक एक जगह चले गए थे। एंड लिव्ड देयर सन विद रिलेटिव्स, अपने बच्चे को रिश्तेदारों के पास छोड़ के चले गए थे। तो जब वो एक प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के बाद, डिस्कशन के बाद, मतलब प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, लंबी डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश, आइंस्टाइन को उनकी मर्जी के किसी एक स्कूल में, स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा लिबरल था म्यूनिच से। म्यूनिच में क्या था, उनपे बहुत ज्यादा दबाव था, तौर तरीके वहां के जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो बच्चों, आइंस्टाइन के पेरेंट्स उनको कहाँ छोड़ के गए थे, उनके रिलेटिव्स के यहाँ। तो वो कहाँ पे जाना चाहते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जाना चाहते थे। स्विट्जरलैंड, अब देखिए, अलग जगह है, जो कि जर्मनी से थोड़ा अलग होके, इट्स अ डिफरेंट कंट्री, अलग कंट्री है, बट वहां पे भी लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, और वो ज्यादा लिबरल है एज कंपेयर टू मिलान। मिलान जो था वो थोड़ा उदारवादी नहीं था, लेकिन जो स्विट्जरलैंड था वो और भी ज्यादा वहां पे उदारवादी लोग थे, इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन वहां जाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, गिफ्टेड थे। गिफ्टेड क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे। गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो सबको पता था कि आइंस्टाइन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, एंड किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। फिजिक्स का मतलब हम सबको पता है, भौतिकी में इंटरेस्ट रखते हैं। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जैसे ही उन्होंने अपने स्कूल की जो पढ़ाई थी उसको खत्म किया, उसको फिनिश किया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने का उन्होंने डिसीजन लिया। कहाँ पर, ज्यूरिच में। ज्यूरिच क्या है बच्चों, एक जगह का नाम है। बट साइंस वॉज इन द ओनली थिंग, बट विज्ञान एकमात्र ऐसी चीज नहीं था जो उनको पसंद था। विज्ञान के अलावा भी कुछ एक ऐसी चीजें थी जो उनको पसंद थी। बट साइंस wasn't the only thing that appealed। अपील करने का क्या मतलब होता है, जो उनको पसंद था, टू द डैशिंग यंग मैन। डैशिंग मतलब जोशीला, विद द वॉलरस मस्टैश, उनकी जो इस तरीके की उनकी
मूंछ थी उनके ऊपर, मस्टैश उन पे बहुत ज्यादा सूट करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी और उसके बाद वो अपने जीवन में आगे बढ़े। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो उस समय पे हमें पता है कि लोगों की सोच इतनी ज्यादा उदारवादी नहीं होती थी, लड़कियां इतना ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी, तो लोग समझते थे कि लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती, उनको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उनको आगे की जो उनकी एजुकेशन है वो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की विचारधाराएं जो थी वो बहुत ज्यादा उस समय में प्रचलित थी। तो उनको एक ऐसे स्टूडेंट में फेलो, मतलब उनकी जो साथी थी, जो खुद भी एक स्टूडेंट थी, खुद भी एक विद्यार्थी थी, उनका नाम था मिलेवा मैरिक, वो उनको अच्छी लगने लगी। whom he found to be clever creature, वो उनको क्लेवर क्रीचर मानते थे, बहुत चालाक मानते थे, उनको उनको लगता था कि इनका दिमाग बहुत अच्छा है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और ये यंग थी, जवान थी, और ये स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में, वो पढ़ने के लिए आई थी कॉलेज में। और वो वहाँ की यूरोप की वो कुछ चुनिंदा ऐसी यूनिवर्सिटीज में से एक थी, कुछ चुनिंदा ऐसे। यूनिवर्सिटी क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। जैसे आप लोग जब बड़े हो जाओगे तो आप लोग कहाँ जाने के लिए तैयारी करोगे? दिल्ली विश्वविद्यालय, है ना? तो इसी तरीके से वहां पे भी ज्यूरिच का जो विश्वविद्यालय था वो बहुत ज्यादा प्रचलित था, बिकॉज यूरोप की बहुत कम ऐसी जगहें थी जहां पर औरतों के लिए भी एजुकेशन, उनके लिए भी एजुकेशन प्राप्त कराई जाती थी। So Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family, and at the university with whom he was constantly at odds, the couple fell in love. तो आइंस्टाइन उनको किस तरीके से देखते थे? आइंस्टाइन ने उनको एक देखा एक एलाय की तरह, मतलब एक मित्र की तरह उनको देखते थे, अपना दोस्त कंसिडर करते थे, दोस्त मानते थे। ठीक है, against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, उनकी ज्यादा किसी से भी इतनी ज्यादा बनती नहीं थी। कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, कुछ ना कुछ उनका जो था मुठभेड़ टाइप की चलती रहती थी, अनबन होती रहती थी। तो उनको अपनी दोस्त में उनको एक तरीके से उनको प्रेम भी मिला, तो उन दोनों के बीच में फिर प्यार हो गया। तो उनको अपनी ये जो दोस्त थी वो इसीलिए पसंद थी। फिलिस्तीन का मतलब क्या होता होगा? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये होमवर्क है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on a relativity to a victorious conclusion. तो दोनों को साथ में प्रेम हो गया, दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में अपनी स्टडी करते थे, साथ में रिसर्च करते थे। तो लेटर्स हैं उनके ना, उनके लेटर्स क्या होता है? पत्र हैं जो वो एक दूसरे को लिखा करते थे। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, एक सेकंड के अंदर आपका टेक्स्ट मैसेज चला जाता है किसी को, लेकिन उस समय लोग खत लिखते थे, और खत लिखने का एक अलग मजा होता है। तो वो अभी भी हमारे पास मौजूद है, तो जिसपे वो अपनी अफेक्शन को, अफेक्शन क्या होता है? स्नेह को अपने शब्दों में बयान करते थे। अफेक्शन का मतलब होता है बच्चों स्नेह, उनको शब्दों में बयान करते थे, जिसमें वो साइंस को मिला देते थे टेंडरनेस के साथ। तो वो प्रेम के साथ किसको मिला देते थे? विज्ञान को मिला देते थे। ठीक है, रोट आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन लिखते हैं कि मैं कितना खुश हूं और मैं कितने गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम जब हमारा जो कार्य है रिलेटिविटी पे, जब वो एक कंक्लूजन उसको मिल जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, विक्टोरियस मतलब विजयी। और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? निष्कर्ष पे पहुंचाना किसी भी चीज को। जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, साइंस में आप लोग पढ़ते होगे ना, एम, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, फिर क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है। तो इसी तरीके से जब किसी चीज की स्टडी करते हैं लोग, तो उसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो आइंस्टाइन इस तरीके की उनसे बातचीत करते थे, क्योंकि वो लोग साथ में ही रिसर्च
कर रहे थे 1900 में. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब वो एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के थे सन 1900 में, तो उनके पास कोई जॉब नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड थे, वो उनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी. और लेकिन वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रखी थी, लेकिन वो बेरोजगार थे. अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. तो वो कैसे काम करते थे, एक टीचिंग अध्यापक के तरीके से काम करते थे, तकनीकी टीचिंग असिस्टेंट की तरह वो काम करते थे, विशेषज्ञ की तरह जो पढ़ाते हैं लोगों को. वो लेसन्स देते थे, प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, मतलब अलग से जाके जैसे प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते थे. और फाइनली उनको 1902 में 2 साल के बाद, मतलब जब वो 23 साल के थे, तब उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर कहाँ क्या मिल गया, उनको नौकरी मिल गई इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बर्न एक जगह है, वहां के एक ऑफिस में उनको उनकी नौकरी मिल गई. तो जब भी हम पढ़ लिख जाते हैं तो उसके बाद हमें नौकरी पाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और जब आइंस्टाइन को नौकरी मिल गई तो उनको खुशी हुई. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work at as the Bureau of the Theoretical Physics. तो while जबकि वो he was supposed to be assessing other people's invention, तो उनका काम क्या था, उनको आकलन करना होता था बच्चों, असेस करना होता था, अर्थात आकलन करना होता था अदर पीपल्स इन्वेंशन, दूसरे लोगों के आविष्कारों के बारे में उन्हें आंकलन करना होता था. लेकिन वो कर क्या रहे थे, वो अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे थे, वो अपने विचारों को डेवलप कर रहे थे, उनको बढ़ा रहे थे. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, वो मजाक के तौर पे उन्होंने एक बार अपने डेस्क ड्रॉर को, ये जो डेस्क होता है जहाँ पे बैठ के हम कार्य करते हैं एट वर्क, जब उनका ऑफिस था वहां पे, उनका जो डेस्क ड्रॉर था, उन्होंने उसको कहा ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. तो थियोरेटिकल सैद्धांतिक क्या कहते हैं, भौतिकी का एक ब्यूरो, उन्होंने कहा कि यही है वो जगह जहां पे मेरा एक्सपेरिमेंट करने का जो कार्य था वो शुरू हुआ. तो ऐसे उन्होंने बोला. तो कहते हैं ना कि किसी भी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत कहीं छोटी जगह से होती है, तो उनके लिए वो छोटी जगह क्या थी, उनका डेस्क ड्रॉर था. तो वहां से उन्होंने अपना आविष्कार, अपनी इन्वेंशंस करना उन्होंने स्टार्ट करा. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. तो अब वन ऑफ द फेमस पेपर्स, तो एक बहुत जाना माना जो पेपर था जो आइंस्टाइन ने पब्लिश करवाया था, उनका बहुत ज्यादा जाना माना पेपर था, रिसर्च पेपर, जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ था. वो क्या था, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षिता सिद्धांत बोलते हैं बच्चों इसको. आप इसके बारे में फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे, अपेक्षिता सिद्धांत के बारे में. ठीक है. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. तो कोई भी चीज उसके हिसाब से एब्सोल्यूट नहीं होती है बच्चों, मतलब संपूर्ण नहीं होते हैं. कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही समय है ना ही टाइम है. तो ये चीजें एब्सोल्यूट नहीं है. इसका किसने सिद्धांत दिया था, आइंस्टाइन ने इस चीज का सिद्धांत दिया था, और इसी के बाद वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे. इंडीड, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. तो वास्तव में जो दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, कि जो एकदम सही चलने वाली भी अगर दो किस्म की घड़ी है, एक्यूरेट का मतलब एकदम सटीक शुद्ध, तो वो एक साथ नहीं चल पाएंगे. दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर. तो अगर एक घड़ी जल्दी चल रही है और दूसरी अगर थोड़ा धीरे चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों के अंदर एक
एक तरीके का वो साथ में नहीं घूम रही होंगी, वो अलग अलग गति से चल रही होंगी, रिलेटिव टू वन अनदर, उनके एक दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके की जो थ्योरी थी वो उन्होंने दी थी। रिलेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों? रिलेटिव का मतलब होता है अपेक्षा, किसी भी चीज की अपेक्षा। वो एक दूसरे के साथ में नहीं घूमेंगी, एक ज्यादा गति से घूमेगी, कम गति से घूमेगी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको समझाने का प्रयास करा था। एक छोटा सा उदाहरण है जिससे हम इस चीज को समझ सकते हैं। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, ये दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो इस घटना के बाद क्या हुआ? फॉलोड वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, विश्व का सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला बना, बहुत सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा जाना माना फॉर्मूला, जो कि डिस्क्राइब करता है, जो कि बताता है कि रिलेशनशिप क्या है, क्या आपस में कनेक्शन है मास और एनर्जी के बीच में। तो वो किस बारे में रिलेशनशिप बताता है, किस बारे में संबंध बताता है? मास और एनर्जी के बीच में। मास का मतलब क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान। और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध जो था इस इक्वेशन ने बता दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं बच्चों, उनको अंडरलाइन करके लिखते रहिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। तो जब आप फिर से रीडिंग लगाओगे एनसीईआरटी खोल के, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। So while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. तो जब आइंस्टाइन की जीवन में वो उन्होंने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स की, जो भौतिकी की सबसे ज्यादा मुश्किल समस्या का समाधान निकाल दिया था, उनका जो निजी जीवन था, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, वो ज्यादा अनरावल कर रही थी, मतलब वो सुलझ नहीं पा रही थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन शादी करना चाहते थे मिलेवा से, उनकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, उनकी पढ़ाई खत्म करने के बाद, लेकिन उनकी जो माँ थी वो मान नहीं रही थी, वो उनके खिलाफ थी, वो उस जोड़े के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She's a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. तो उनकी, आइंस्टाइन की जो माता जी थी, उनको लगता था कि मिलेवा, जो कि उनसे 3 साल बड़ी थी, वो बिल्कुल उनके उनके हिसाब से वो ज्यादा बड़ी थी, और उनको बॉदर, शी वाज बॉदर्ड, मतलब उनको समस्या थी मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी। ठीक है, तो वो उनकी जो उनका जो दिमाग था, जो वो इंटेलिजेंट थी बहुत ज्यादा, तो वो उनको उस चीज से दिक्कत थी, क्योंकि उन दोनों का जो नेचर था, वो उनको, उनकी माँ को लगता था, आइंस्टाइन की माँ को, कि वो बहुत ज्यादा सेम है एक दूसरे की तरह, मतलब बंद किताब की तरह है। उनकी मदर ये बोलती थी आइंस्टाइन की। तो आइंस्टाइन ने अपने माँ की बात को नहीं टाल पाए वो, और उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। ही पुट द वेडिंग ऑफ। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. तो हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ कि जो जोड़ा था, जब द पेयर फाइनली मैरिड, उन्होंने शादी कर ली जनवरी 1903 में, और उनके 2 बेटे हुए। लेकिन कुछ सालों के बाद मैरिज का क्या हुआ? इट फॉल्टर्ड, मतलब फेल हो गई मैरिज। ठीक है, मैरिज में दिक्कतें आने लगी। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो शादी थी, उसमें क्या आने लग गई थी? दिक्कतें आने लग गई थी। फॉल्टर्ड मतलब कमजोर पड़ गई। कुछ सालों के बाद उनका जो विवाहित जीवन था वो कमजोर पड़ने लग गया था। और जो मिलेवा थी वो लूज कर रही थी, मतलब खोने लगी थी अपना बौद्धिक एम्बिशन। बौद्धिक एम्बिशन क्या होता है? इंटेलेक्चुअल एम्बिशन का मतलब होता है बौद्धिक महत्वाकांक्षा।
तो वो बेसिकली कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो एक हाउसवाइफ बन के रह गई थी, उनको बच्चों की बहुत देखभाल करनी पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं वो भी खुश नहीं थी शादी से। तो उससे क्या हुआ, उनका जो पारिवारिक जीवन था, उनका जो शादीशुदा जीवन था, उसमें दिक्कतें आने लग गई थी। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. तो बहुत साल उनका जो वैवाहिक जीवन था इसी तरीके से चला। तो उन लोगों ने फाइनली तलाक ले लिया एक दूसरे से 1919 में, और आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। एल्सा नाम की उनकी कजन थी, तो उनसे आइंस्टाइन ने शादी कर ली। अब हम पढ़ेंगे की टर्म्स। फ्रीक का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए ये टर्म यूज होता है, ये शब्द यूज होता है जिसके जो अस्वीकार्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो दूसरों की तरह व्यवहार, रूप या विचार नहीं कर पाता। एमेच्योर का मतलब पेशे के बजाय व्यक्तिगत आनंद के लिए कुछ करना, उसको क्या बोलते हैं, एमेच्योर। मतलब उनका पेशा नहीं था, वो वायलिन बजाते थे आइंस्टाइन, उनका वो पेशा नहीं था, पेशे से तो वो वैज्ञानिक थे, लेकिन उनको ये भी पसंद था, तो इसीलिए वो बजाते थे। स्टाइफल्ड मतलब सांस लेने में असमर्थ हो जाना, घुटन हो जाना। लिबरल का मतलब होता है दूसरों की राय को समझने और सम्मान करने के लिए तैयार होना। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है आदेश या अनुशासन चरम पे लेके जाना। एलाय का मतलब होता है दोस्त या फिर आपका कोई मददगार। फिलिस्तीन का मतलब मैंने बोला था कमेंट करके बताना, किस किस ने कमेंट करके बताया। फिलिस्तीन का क्या मतलब होता है, कला, साहित्य या संगीत पसंद नहीं करने वाले लोगों के बारे में बात करने के लिए ये एक तरीके से अस्वीकार्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, जिसे हमें नहीं बोलना चाहिए निजी जीवन में, और दिनचर्या का में हमें इसका पालन नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। पेटेंट एक दस्तावेज होता है जो आविष्कारक को एक आविष्कारक को आविष्कार का अधिकार देता है, एक तरीके से एक पेपर, इस तरीके से जैसे ये बना हुआ ना यहाँ पे, तो इस तरीके का एक दस्तावेज होता है, ऑफिशियली आप कोई आविष्कार आप कर सकते हो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बच्चों अपने आप में मापा जाने वाला कोई भी चीज, किसी भी चीज के संबंध में नहीं, एब्सोल्यूट। अनरेवलिंग मतलब असफल हो जाना। फॉल्टर्ड का मतलब कमजोर हो जाना। ठीक है, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं बच्चों। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. तो जो आइंस्टाइन थे उनका जो पर्सनल चैप्टर मतलब उनका जो निजी जीवन था, या फिर निजी जो उनका चैप्टर था, coincided मतलब कि मिलता जुलता था। किससे मिलता जुलता था, वर्ल्ड फेम से, जो उनको एक तरीके की विश्व में प्रसिद्धि मिली थी उससे मिलता जुलता था। मतलब कि उन्होंने जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम लोग बोलते हैं सापेक्षता सिद्धांत। इसको लिख लेना बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, सापेक्षता। तो ये बहुत लोकप्रिय हुआ, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने क्या बताया, एक नई व्याख्या दी। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में एक नई व्याख्या इसने, इस थ्योरी ने दी। इसका मतलब क्या था, जो भी आविष्कार, जो भी थ्योरी आइंस्टाइन ने दी थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. तो क्या हुआ, 1919 में ना एक एक्लिप्स हुआ, मतलब एक ग्रहण लगा, जिसने इस बात का सबूत वो ले आया कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो वास्तव में बहुत एक्यूरेट थी। उन्होंने बहुत सटीक तरीके से कैलकुलेट करा था, अनुमान लगाया था एडवांस में। पहले ही उन्होंने ये पता लगा लिया था कि लाइट कितना ज्यादा, एक तरीके से स्टार्स में जो जो सितारे होते हैं वहां से कितनी ज्यादा लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट करती है, मतलब उनके मार्ग से हटती है या डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उन्होंने पहले ही ये चीज का अनुमान
लगा लिया था। ठीक है, ठीक है। एडवांस में मतलब पहले ही, कि कितना एक्सटेंड मतलब किस गति तक, कहाँ, किस हद तक, कहाँ तक जो लाइट होगी वो रेज डिफ्लेक्ट होंगी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा करेक्ट थी। द न्यूज़पेपर्स proclaimed his work as a scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. तो उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि जो अखबार थे उन्होंने क्या बोला कि जो उनका एक तरीके से जो उनकी जो डिस्कवरी थी, जो आविष्कार था उनका, ये जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो उन्होंने अपना कार्य दिया था दुनिया को, वो एक तरीके की क्रांति का माहौल लेकर आ गया था। कहाँ पे, विज्ञान के जगत में एक रेवोल्यूशन था। क्या था, क्रांति लेके आया था। आइंस्टाइन को क्या मिला, नोबेल पीस का उनको पुरस्कार मिला 1921 में। ये याद रख लेना, डेट एग्जाम में आ जाती है। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स, और उनको मतलब उन पे वर्षा कर दी गई ऑनर्स की, पुरस्कारों की, इन्विटेशंस की। उनको बहुत ज्यादा न्योते दिए गए, बुलावे आने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से उनको लोग, उनसे लोग मिलना चाहते थे। एंड ही वॉज लॉडेड बाय द प्रेस, और जो प्रेस थी वो बहुत ज्यादा उनकी सराहना करती थी, उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। एक तरीके से इसका मतलब होता है सराहना करना। तो बेसिकली आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे उसके बाद। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या हुआ 1933 में, जब नाजीज आ गए जर्मनी में। नाजीज आपको पता है ना, हिटलर, जिनका, हिटलर का जब शासन शुरू हुआ जर्मनी में, तो आइंस्टाइन एमिग्रेट मतलब प्रवास करके वो कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका चले गए। 5 साल के बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट्स इन एन अप्रोल। तो न्यूक्लियर फिजन की जो थ्योरी थी, परमाणु विखंडन की जो थ्योरी थी, वो परमाणु विखंडन की जो थ्योरी थी वो कहाँ पे मिली, अमेरिकी फिजिसिस्ट के पास अब वो थ्योरी आ चुकी थी। और अमेरिकी फिजिसिस्ट मतलब भौतिक विज्ञानी जितने भी थे अमेरिकी, उनको क्या हुआ, उनके बीच में एक अप्रोर हो गया। अप्रोर का मतलब होता है कोलाहल मच गया उनके बीच में, कि ऐसी थ्योरी का उनको पता चल गया। कि क्योंकि आप खुद देखो कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला था, इस एक फॉर्मूला से आप ऐसा बम बना सकते हो जो कि किसी भी जगह को तहस नहस कर सकता है। तो ये अगर कोई बना लेता है तो वो अपने आप में कितना ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build us and use an atomic bomb. तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे वो फेसिज्म मतलब फेसिस्टवाद से भागे थे। जैसे कि आइंस्टाइन भी एक तरीके से फेसिस्टवाद से बच के निकले थे, और वो अब डरे हुए थे कि जो नाजीज है उनके पास इस बात की नॉलेज है, इस बात का उनको ये चीज उन्हें ज्ञात है। तो वो एक ऐसा चीज, ऐसा बम बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, जो कि बहुत सी चीजों को तहस नहस कर सकता है और बहुत ज्यादा उसे शक्तिशाली बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद क्या हुआ, एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। तो 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, इन विच ही वार्नड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो अब आप खुद सोचिए, उनके जो एक कॉलीग थे, सहकर्मी जो थे आइंस्टाइन के, उनके कहने के बाद आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकी प्रेसिडेंट को। सहकर्मी के कहने के बाद 2 अगस्त 1939 में उन्होंने एक बेसिकली वार्निंग भेजी। उन्होंने पहले से ये ज्ञात कर दिया कि अगर ये बम
बन गया, और अगर ये इस बम का विस्फोट हो गया, एक्सप्लोड हो गया एक पोर्ट में या किसी भी जगह में, तो वो उस पूरी जगह का विनाश कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, होल पुट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और आसपास की जगह को भी वो तहस नहस कर सकता है। तो वो इतना शक्तिशाली बम होने वाला था। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. लेकिन अफसोस की बात है बच्चों कि आइंस्टाइन ने जो वार्निंग दी थी उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जो अमरीकी थे उन्होंने अपना बम बना लिया, एटॉमिक बम, परमाणु बम बना लिया एक उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट में। और फिर क्या हुआ, क्या हुआ अगस्त, ड्रॉप डिट, उन्होंने उसको छोड़ दिया जापान की हिरोशिमा और नागासाकी नाम की के शहरों पर 1945 में। और आज भी अमेरिका और जापान के बीच में दुश्मनी है क्योंकि अमेरिका ने जापान पे बम छोड़ दिए थे। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. तो जब ऐसा होता है तो इंसान को मन में बहुत ज्यादा ग्लानि होती है कि उनको कहीं ना कहीं ये सेल्फ गिल्ट वाली भावना आ गई कि क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मूला तो उन्होंने ही निकाला था। तो उनको बहुत ज्यादा आघात पहुंचा, शेकन, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, आघात पहुंचा उनको डीपली, बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी उनको बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कितना विनाश हो गया था, मतलब इसकी कोई मतलब हद नहीं थी, इतना ज्यादा विनाश हो गया था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव, तो उन्होंने एक पब्लिक मतलब उन्होंने एक सामूहिक उन्होंने अपील करी यूनाइटेड नेशंस से कि उन्होंने प्रपोज किया, मतलब उन्होंने, प्रपोजल का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रस्ताव देना, प्रस्तावित किया उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि आप एक पूरी विश्व की गवर्नमेंट बनाइए, आप एक ऐसी सरकार बनाइए जहां पर जो कि विश्व के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए बनाइए, जो सारी गवर्नमेंट के ऊपर है। क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो क्या होता रहेगा, आपको पता ही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होता रहेगा, वर्ल्ड वॉर होता रहेगा तो विनाश होता रहेगा, डिस्ट्रक्शन होता रहेगा। वॉर से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ सिर्फ विनाश होता है। तो ये चीज उन्हें पता थी, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव जारी किया। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो हुआ क्या कि उनकी जो ये जो प्रस्ताव था उसको किसी ने भी स्वीकृत नहीं करा, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका, ठीक है, उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद अगले डेकेड में, अगले 10 साल आइंस्टाइन ने पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। पॉलिटिक्स क्या होता है बच्चों, राजनीति में वो बहुत ज्यादा इच्छुक हो गए, राजनीति में उन्होंने भाग लेना शुरू करा, और उन्होंने बहुत ज्यादा अपील करने लगे कि वो आर्म्स बिल्डअप, ये जितने भी बम हैं इनको ना बनाया जाए। और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज करा, वो उनकी जो भी लोकप्रियता थी, पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, लोग, उसको उन्होंने यूज करा कैंपेन करने के लिए पीस और डेमोक्रेसी पे, कि शांति बनाए रखें, और लोकतंत्र के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन्स करे, उन्होंने बहुत कार्य किया इसके लिए, बहुत लोगों से मिलते थे, जुलते थे और इसी की अपील करते थे कि इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा समाज सुधार करने की भी कोशिश करी अपने जीवन में। तो ये हमें बताता है कि वास्तव में एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने ज्यादा एक तरीके से वर्ल्ड सिटीजन थे, उनकी लोकप्रियता जो थी, और वो जो इतने बड़े महान इंसान के रूप में जब वो सामने आए तो उसके पीछे भी कोई रीजन था। उन्होंने अपनी पूरी जीवन काल में उन्होंने देश हित, उन्होंने लोगों के हित के लिए कार्य किया, ठीक है, उन्होंने अपने पूरे जीवन को बेसिकली लोगों के नाम कर दिया। तो जब उनकी मृत्यु हुई 1955 में, जब वो 76 ईयर्स के थे, उनको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करा जाता था। सेलिब्रेट का मतलब उनको, वो प्रसिद्ध थे, उनको एक विजनरी बोला जाता था एंड वर्ल्ड सिटीजन बोला जाता था, वैश्विक निवासी उनको बोला जाता था, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। उनको साइंटिफिक, साइंटिफिक मतलब एक महान वैज्ञानिक प्रतिभा ही नहीं, महान
प्रतिभा ही नहीं, उनको बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है, उनका आदर करा जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका जो जीवन था वो कहाँ पे डिवोट हुआ था, उनकी उनकी रिसर्च में, उनके उनके जितने भी शिष्य थे उनके लिए, और म्यूजिक और लोगों के हित के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया था। तो ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी बच्चों। और अब हम करेंगे इसका एक क्विक रिवीजन। तो आइए पहले हम की टर्म्स पढ़ लेते हैं। डिफ्लेक्टेड का अर्थ होता है सीधे रास्ते से फिर दिशा बदल लेना। अप्रोर का मतलब होता है परेशान हो जाना। मिसिव का मतलब होता है कोई भी पत्र, जो कि आधिकारिक एक तरीके के जो लंबे पत्र वगैरह आते हैं घर में। विजनरी एक व्यक्ति जो भविष्य के बारे में और बुद्धिमान तरीके से सोच सकता है। जैसे कि हमारे देश में, इंडिया में, हम लोग किसको बोलते हैं बहुत ग्रेट विजनरी? हम लोग अब्दुल कलाम सर को बोलते हैं कि वो बहुत एक ग्रेट विजनरी थे। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे, बिकॉज हमने ये चैप्टर बहुत डिटेल में किया। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज करें, उसको रिवाइंड करें और दोबारा से देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी की एक बार आप रीडिंग लगा लेना इस वीडियो को देखने के बाद। आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाओगे। So, who had these opinions about Einstein? He was boring, he was stupid and would never succeed in life, he was a freak. तो ये जितने भी questions हैं, उनके आप आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इनकी रीडिंग लगाएं, ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छा इस चैप्टर में स्कोर करोगे। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है, इट हैज कम टू एन एंड। और अगली वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर के क्विक रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।